आपका स्वागत है मार्शल योद्धा अर्जुन की अद्भुत दुनिया में। ये कहानी है वीरता, रहस्यों और युद्धकला की, जहां हर कदम पर रोमांच है। नॉवल लेखक यवकृत राव, स्टोरीज ऑडियो क्रिएटर द नॉवल एक्सप्लेनर के द्वारा किया गया है। अगर आपको ताकत, युद्ध और रहस्य पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मार्शल योद्धा अर्जुन, जहां हर योद्धा की तकदीर तलवार से लिखी जाती है। डिस्क्लेमर, दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। जब अर्जुन ने मास्टर शेन से पहली बार मुलाकात की थी, उसने मानसी के साथ स्पार्क फ्रेंडली मैच किया था। मानसी ने अपनी ताकत दबा रखी थी और हालांकि उसने अर्जुन को हराया, लेकिन उसने हार मान ली थी क्योंकि उसने अपनी फेरी मेडन हाथ सूत्र का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से मास्टर शेन ने अर्जुन को दो चीजें दी थीं। एक थी एक उजाड़ जानवर का सिर और दूसरी थी एक पीले रंग की टॉयलेट पेपर जैसी चाम। मास्टर शेन ने पहले कहा था कि यह चाम एक महत्वपूर्ण पल पर अर्जुन की जान बचा सकती है। दिव्य जंगल में अर्जुन का यह आखिरी ट्रम्प कार्ड था। यही एक सहारा था जिस पर वह जलते हुए नरक में घुसने का जोखिम उठा सका। इस समय गोल्डन क्रो स्पीशीज के सामने अर्जुन की एकमात्र उम्मीद मास्टर शेन की चाम थी। बूढ़े शेन, तुम हमेशा दूसरों का फायदा उठाते हो और मेरा भी बहुत फायदा उठाया है। कृपया इस बार मेरा नुकसान मत करना। अर्जुन ने मन ही मन प्रार्थना की और मास्टर शेन के निर्देशानुसार अपनी सारी ताकत ताबीज में डाल दी। वह चाम की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा था। अंधेरे और नीरस जंगल में ताबीज हवा में तैरने लगा और उसमें से पीले रंग का चाम पेपर बाहर निकला। यह एक पुराने पतंगे की तरह लग रहा था जो जलते हुए शुद्ध यान की लपटों में कूद पड़ा। आग में पतंगे का कूदना एक असमान टकराव जैसा था। ऐसा लगा जैसे समय अचानक रुक गया हो। गोल्डन क्रो प्रजाति के तेज पंजे, अर्जुन का जमे हुए चेहरे का भाव और वह उड़ता हुआ पीले रंग का कागज अपनी जगह स्थिर हो गए। फफ, एक हल्की सी आवाज के साथ चाम पेपर जलने लगा। चूंकि चाम पेपर देखने में साधारण था, गोल्डन क्रो प्रजाति ने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और अपने पंजे का हमला अर्जुन पर कर दिया। लेकिन इसी क्षण चाम की लपटों से एक सुनहरी स्वॉर्ड बीम निकली। यह एक आधे फुट लंबी स्वॉर्ड बीम थी। यह अविश्वसनीय गति से गोल्डन क्रो प्रजाति की ओर बढ़ी। गोल्डन क्रो प्रजाति की पुतलियां सिकुड़ गईं। अपने उजाड़ जानवर इंस्टिंक्ट्स के कारण उसने आ रहे खतरे को महसूस किया, लेकिन इस समय वह इतना कमजोर हो चुका था कि प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। स्वॉर्ड बीम बहुत तेज थी। स्वॉर्ड बीम ने गोल्डन क्रो प्रजाति के तेज पंजों के बीच से निकलकर उसके दिल को बेरहमी से भेद दिया। पुआ, खून की बौछार हो गई। गोल्डन क्रो प्रजाति का शरीर कांपने लगा। उसके दिल को स्वॉर्ड बीम ने भेद दिया था। हालांकि स्वॉर्ड बीम की ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी एनर्जी अंदर तक जाती रही जैसे एक कीड़ा। अगर गोल्डन क्रो प्रजाति अपनी पूर्ण अवस्था में होती तो वह इस ताकत को दबा सकती थी, लेकिन इस समय यह एनर्जी और शुद्ध यांग आत्मा की एनर्जी मिलकर वह आखिरी तिनका बन गई जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। ची, गोल्डन क्रो प्रजाति ने एक तीखी दर्द भरी चीख मारी जो आसमान तक गूंज उठी। उसका शरीर फटने वाला था। सबसे पहले इसका असर अर्जुन पर पड़ा। वह साउंड वेव से प्रभावित हुआ और उसके कान के पर्दे फट गए, खून बहने लगा। दोनों कानों में दर्द के बावजूद अर्जुन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उस समय वह बेहद शांत था। 1000 आर्मी सेबर हाथ में लिए उसके शरीर की युवान ऊर्जा फट पड़ी। अर्जुन के दिमाग में सेबर टूम के 32 शब्द चमक उठे। वे अल्टीमेट सेबर ट्रूथ्स जिन्हें उसने अंततः समझा था, उसके भीतर से उठते हुए उसकी किलिंग इंटेंट के साथ बाहर फूट पड़े। बूम! अर्जुन के पीछे रेडियंट संची ने आकार लिया और एक भूतिया टैंक घाटी की छवि बना दी। उसमें से हल्की सूरज की रोशनी झलक रही थी। उसी क्षण जब ये सुंदर चित्र उत्पन्न हुआ, अर्जुन के हाथ में 1000 आर्मी सेबर ने गर्जना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि 1000 आर्मी सेबर और अर्जुन एक हो गए हैं। सेबर ट्रूथ के 32 शब्द सेबर के साथ एक अर्जुन और उसका 1000 आर्मी सेबर एक तेज चमचमाते शुद्ध यांग बीम में बदल गए जो सीधे गोल्डन क्रो प्रजाति के सीने की ओर बढ़ा।
हालांकि गोल्डन क्रो प्रजाति को अपनी रक्षा क्षमता के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन उसके पंख अब भी तलवारों जितने मजबूत थे। यह ऐसा नहीं था जिसे अर्जुन तोड़ सके। अर्जुन का हमला उसकी सारी ऊर्जा के साथ था। उसने उस जगह पर हमला किया जहां पहले बीम स्वॉर्ड ने उसे फाड़ दिया था। वह गोल्डन क्रो प्रजाति का दिल था जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। अर्जुन का हमला सीधे गोल्डन क्रो प्रजाति के घाव के अंदर घुस गया और उसके मांस को भेद दिया। 6 फुट लंबी तलवार का आधे से ज्यादा हिस्सा अंदर तक चला गया। पिंग, जबरदस्त प्रभाव और विस्फोटक ताकत से 1000 आर्मी सेबर टूट गई। चाहे गोल्डन क्रो प्रजाति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसके मांस की रक्षा की भी एक सीमा थी। जैसे ही तलवार ने उसे भेदा, गोल्डन क्रो प्रजाति ने मौत की एक भयंकर चीख निकाली। अर्जुन को अपने हाथों का वजन गायब होता महसूस हुआ। जब उसने देखा कि 1000 आर्मी सेबर टूट चुकी है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मिनट सटल्टी का बड़ी सफलता चरण का इस्तेमाल कर पीछे हट गया। इसी दौरान गोल्डन क्रो प्रजाति ने भी गुस्से में अपने पंजे से प्रहार किया। मौत के क्षण में होने के कारण गोल्डन क्रो प्रजाति का हमला धीमा पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसका पंजा अर्जुन के सीने को छू गया। उस हमले से निकली हवा की ताकत ने ही अर्जुन के शरीर को काट दिया। सिर्फ हवा की ताकत ने ही अर्जुन की रक्षात्मक यूएन एनर्जी को कागज की तरह चीर दिया। अर्जुन के कंधे से लेकर उसकी कमर तक 3 गहरे खून से भरे निशान बन गए। यह उसे लगभग 2 हिस्सों में काट चुका था। खून चारों तरफ बिखर गया। अर्जुन जमीन पर कई बार लुढ़कते हुए दूर जा गिरा। दर्द और खून की कमी ने उसे बेहोश होने की कगार पर ला दिया था। उसने अपनी जीभ के सिरे को काटा ताकि खुद को होश में रख सके। वह जानता था कि यहां बेहोश होना मौत के समान होगा। उसने अपनी एनर्जी विजन बनाए रखी और उसमें उसने देखा कि गोल्डन क्रो प्रजाति के भीतर की ऊर्जा और भी अधिक अस्थिर हो रही थी। प्यो यांग आत्मा अब भी उसके शरीर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोल्डन क्रो प्रजाति पहले ही अपने प्यो यांग खून को जला चुका था और इस समय उसने अपना नियंत्रण खो दिया था। ये प्यो यांग आत्मा के साथ अंतिम टकराव कर रहा था, जहां परिणामों की कोई परवाह नहीं थी। अर्जुन के लगातार हमलों ने इस आदिम प्रजाति को उसके जीवन की सीमा पर धकेल दिया था, और उसके शरीर के भीतर की अराजक ऊर्जा अब और रोकी नहीं जा सकती थी, वह फटने वाली थी। यह अच्छा नहीं है। अर्जुन ने दर्द सहते हुए दांत भींच लिए। वह जमीन पर लुढ़कते हुए एक बड़े पेड़ के पीछे पहुंच गया जो 7-8 मीटर चौड़ा था। उसी समय जब वह उस पेड़ के पीछे पहुंचा, एक जबरदस्त बैंग की आवाज हुई। गोल्डन क्रो प्रजाति के शरीर के भीतर मौजूद शुद्ध यांग एनर्जी फट चुकी थी। खून और मांस हर तरफ बिखर गए और उसके अंदरूनी हिस्से पूरी तरह जल गए। गोल्डन क्रो प्रजाति का शरीर भीतर से फट गया था। उसका शरीर बेहद मजबूत था, इसलिए यह पूरी तरह टुकड़ों में नहीं बनता। शरीर का एक बड़ा हिस्सा बचा रहा, लेकिन फिर भी वह 2 हिस्सों में बंट चुका था। मांस और खून के टुकड़े चारों दिशाओं में झटकेदार लहरों के साथ उड़े। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पीछे का पेड़ कांप रहा था। उसकी छाल उखड़ गई, जड़ें टूट गईं और पेड़ गिरने लगा। काचा, एक जोरदार आवाज के साथ वह विशाल पेड़, जिसे घेरने के लिए करीब 10 लोगों की जरूरत होती, बीच से टूट गया और उसका ऊपरी हिस्सा जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने पेड़ के ठूंठ और गिरे हुए तने के बीच की जगह में खुद को छुपा लिया, जिससे वह गिरते हुए तने से बच गया। पट पट पट, लकड़ी और मांस के टुकड़े जमीन पर गिरे। अर्जुन के चारों ओर खून की बारिश हो रही थी। आखिर यह खत्म हो गया है। अपनी एनर्जी विजन में उसने देखा कि गोल्डन क्रो प्रजाति पूरी तरह मर चुका था। उसके शरीर में कैद प्यो यांग आत्मा ने भी अपना जीवन खो दिया था। अब यह एक बुझती हुई मोमबत्ती जैसा लग रहा था। अर्जुन इस समय गंभीर रूप से घायल था। उसके कान के पर्दे फट चुके थे और उसके सीने पर 3 गहरे घाव थे। उसके अंगों को चोट पहुंची थी और वह अंदरूनी खून बहा रहा था। अगर उसके पीछे का बड़ा पेड़ न होता तो वह अंतिम विस्फोट में मर चुका होता। ये पेड़, अर्जुन ने उस सूखी लकड़ी को छुआ जो पुरानी और मजबूत थी। वह हैरान था। ये कैसा पेड़ है जो सूखा हुआ होने के बावजूद हजारों सालों तक खड़ा रह सकता है। सूखने के बाद भी उसने आदिम प्रजाति के विस्फोटक झटके को सह लिया। हालांकि यह अंततः टूट गया, लेकिन इसने उसको बचा लिया। अर्जुन पेड़ की ठूंठ पर झुक गया। वह अपनी एक उंगली भी हिलाना नहीं चाहता था। उसे बस सोने का मन कर रहा था, लेकिन ये सोने का समय नहीं था। उसे अभी और भी महत्वपूर्ण काम करने थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने अपनी इंटरस्पेशल रिंग से एक हीलिंग रेलिक निकाली। यह एक महंगी हीलिंग मेडिसिन थी जिसे उसने खरीदा था। यह उसके अंगों के घावों और उसके फटे कानों को ठीक कर सकती थी। कठिनाई से हीलिंग रेलिक को निगलने के बाद अर्जुन ने अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस की। यह उसके डैंशन से बहकर उसके शरीर के हर हिस्से में फैल रही थी और उसके टूटे शरीर को ठीक कर रही थी।
हीलिंग रेलिक के कारण अर्जुन ने कुछ युआन ची को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद उसने कुछ महंगे हर्ब्स निकाले और उन्हें अपने घावों पर लगाया। अर्जुन अपनी इंटरस्पेशल रिंग के अंदर मौजूद सबसे बेहतरीन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहा था, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो। वह जल्दी ठीक होना चाहता था। उसे अपने अगले काम को पूरा करने के लिए एक बेहतर स्थिति में होना जरूरी था। करीब 10 सेकंड बाद अर्जुन तने का सहारा लेकर खड़ा हुआ। वह गोल्डन क्रो प्रजाति की लाश की ओर बढ़ा। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह एक बेहद महत्वपूर्ण पल था। 10,000 जानवर टोटम एक टोटम की रहस्यवादी तकनीक थी जिसे वह लगभग छोड़ने ही वाला था। लेकिन अब उसने एक उम्मीद की किरण देखी। एक एस्पेक्ट टोटम को बनाने के लिए 10,000 जानवर टोटम की शर्त थी कि एक आदिम प्रजाति को मारना होगा। पहले अर्जुन ने कई प्रकार के शुद्ध यांग गुजार जानवरों को मारा था और उनकी ऊर्जा को अवशोषित किया था, लेकिन वह एस्पेक्ट टोटम बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा ही था। लेकिन अब अर्जुन के पास आखिरकार एक मौका था। अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करते हुए अर्जुन ने अपनी धारणा को बैंगनी क्रिस्टल में भेजा। 10,000 जानवर टोटम के सूत्र उसके दिमाग में बहने लगे। बैंगनी क्रिस्टल की मदद से अर्जुन 10,000 जानवर टोटम की कठोर शर्तों को पूरा करने में सक्षम था। उसके हाथों ने सील्स बनाना शुरू किया। गोल्डन क्रो प्रजाति की लाश के भीतर की शुद्ध यांग एनर्जी को धीरे धीरे बाहर निकाला जाने लगा। एक आदिम प्रजाति का बीस्ट मार्क बनाना आसान नहीं था, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल की मदद से जब तक वह ऊर्जा बिना मालिक की थी, अर्जुन उसे नियंत्रित कर सकता था, चाहे वह ऊर्जा कितनी भी कठिन क्यों न हो। सुनसान जंगल में एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, जैसे कोई फीनिक्स खुद को राख में बदल रहा हो। उसी समय शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा, जो लगभग बिखरने वाली थी, भी बैंगनी क्रिस्टल द्वारा खींच ली गई। ये लगभग बने हुए बीस्ट मार्क में मिल गई। यह एक अप्रत्याशित संगम था। जंगल में सुनहरी रोशनी और गहरी हो गई, जैसे कोई दिव्य खजाना पैदा होने वाला हो। अगर इस दृश्य को कोई देखता तो यह चौंकाने वाला होता, क्योंकि यहां तक कि जब ऋषि अपने एस्पेक्ट टोटम को उन्नत करते थे तो भी ऐसा दिव्य प्रकाश नहीं होता था। सुनहरी रोशनी के भीतर से एक आग का पक्षी निकला। इसका मुंह बाज की चोंच जैसा था, आंखें कौवे जैसी थी, पंख लाल थे और इसके 3 पैर थे। यह एक 3 पैर वाला गोल्डन क्रो था। शायद यह उसके एंसेस्ट्रल ब्लडलाइन के कारण था, या प्योर यांग आत्मा के संयोजन के कारण। गोल्डन क्रो प्रजाति का बीस्ट मार्क वास्तव में 3 पैर वाले गोल्डन क्रो के रूप में था। यह देखकर अर्जुन बेहद खुश हुआ। एक 3 पैर वाले गोल्डन क्रो का बीस्ट मार्क उसे अपना एस्पेक्ट टोटम बनाने के लिए पर्याप्त था। सुनहरी रोशनी के तेज प्रवाह में अर्जुन ने गाढ़ी और शुद्ध यांग ची महसूस की, जैसे खुद सूरज इसे उगल रहा हो। अपनी सांस रोककर उसने बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल करके बीस्ट मार्क को नियंत्रित किया और धीरे धीरे इसे अपने शरीर में मिलाना शुरू किया। ची प्योर यांग एनर्जी जलने लगी और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसे आग की भट्टी में डाल दिया गया हो, जहां की लपटें खुद सूरज की तपिश से थीं। 7 रंगों वाली प्योर यांग एनर्जी लहरों की तरह अर्जुन के शरीर में बह रही थी, जिससे ऐसा लगा कि उसकी नसें आग से जल रही हैं। उसके शरीर की हर नस और रोम रोम से यांगची बाहर निकल रही थी। बहुत दर्द हो रहा है। आग की भट्टी में खुद को जलने देना ऐसा दर्द था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। अर्जुन ने दांत भींचे और दर्द सहने लगा। उसकी ताकत और कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से ये दर्द सहना बहुत मुश्किल था। आदिम प्रजाति के बीस्ट मार्क का उसकी नसों से गुजरना आसान नहीं था। अर्जुन ने अपनी टांगें मोड़ी और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसके सारे मांसपेशियां कांप रही थीं। उसके पीछे 7 रंग की रोशनी चमकी, जो धीरे धीरे एक गोल्डन क्रो की छवि में बदल गई, जिसके पंख सुनहरे लाल रंग के थे। धीरे धीरे वह अर्जुन के शरीर में समाने लगी। अचानक अर्जुन ने अपने खून और बोन मैरो में जलन महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसों में बहता खून अब पिघले हुए मैग्मा से बदल गया हो। ये क्या हो रहा है? अपनी एनर्जी विजन में अर्जुन ने साफ देखा कि यह गोल्डन क्रो प्रजाति की प्योर यांग एनर्जी थी, जो उसके खून और मैरो में लगातार समा रही थी। उसका गाढ़ा लाल खून धीरे धीरे सोने जैसा हो रहा था। उसकी बोन मैरो भी सुनहरी चमक देने लगी थी। क्या ये? अर्जुन के मन में ख्याल आया। प्योर यांग बॉडी। ये वही प्योर यांग बॉडी थी जिसका जिक्र एल्डर विश्वनाथ ने किया था। प्योर यांग आत्मा से किसी के शरीर को बदला जा सकता है ताकि वह प्योर यांग बॉडी में बदल सके। और जब अर्जुन ने गोल्डन क्रो प्रजाति का बीस्ट मार्क ग्रहण किया तो उसके साथ मिलकर यह प्योर यांग बॉडी के गुण देने लगा। उसको याद आया कि जब एल्डर विश्वनाथ ने सूरतगढ़ दिव्य तकनीक के रिकॉर्ड का परिचय दिया था तो उन्होंने प्योर यांग बॉडी वाले एक इंसान का जिक्र किया था। बिना बैंगनी क्रिस्टल के भी उसने केवल 20 दिनों में इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी।
इसका कारण केवल ये था कि उसके पास प्यो यांग बॉडी थी, जिससे वह इस तकनीक को आसानी से सीख सका। बाद में उसी ने प्यो यांग महल बनाया और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गया। प्यो यांग बॉडीज के अलग अलग स्तर होते हैं। शरीर जितना शुद्ध होगा, कल्टिवेशन टैलेंट उतना ही ऊंचा होगा। अर्जुन जानता था कि वह प्यो यांग बॉडी की शुरुआती अवस्था में था। प्यो यांग बॉडी वाले उस इंसान के शरीर से तुलना करने पर वह अभी बहुत पीछे था। लेकिन ये शुरुआत उसे बहुत उत्साहित कर रही थी। शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन अब जब उसके पास प्यो यांग बॉडी की नींव थी, तो जैसे जैसे उसका कल्टिवेशन लेवल बढ़ेगा और जैसे जैसे उसे और प्यो यांग खजाने मिलेंगे, उसका शरीर और शुद्ध होता जाएगा, अंततः चरम स्तर पर पहुंच जाएगा। मानसी की प्यो यांग बॉडी पहले से ही चरम स्तर पर थी। अर्जुन को विश्वास था कि भविष्य में वह भी चरम स्तर पर पहुंचेगा, प्यो यांग बॉडी के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्यो यांग बॉडी मिलने के बाद उसकी प्रतिभा धीरे धीरे बदलने लगेगी। जब वह इस दुनिया में आया था तो उसका शरीर बहुत सामान्य था। बैंगनी क्रिस्टल की मदद से उसके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका शारीरिक ढांचा सीमित था। दुनिया भर की ऊर्जा होने के बावजूद शरीर एक सीमा से अधिक नहीं सह सकता। अब जब अर्जुन को प्यो यांग बॉडी मिल गई थी, वह भविष्य में कल्टिवेशन की गति में बड़ा अंतर महसूस करेगा। समय के साथ प्यो यांग बॉडी ने उसे खुशी दी। उसकी नसों में जलन और दर्द धीरे धीरे कम हो गया। बिना यह महसूस किए अर्जुन के डैंशन में प्यो यांग एनर्जी ने अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच बना ली। पुच, उसने एक हल्की आवाज सुनी। उसका डैंशन अचानक कांपने लगा, मानो वह एक पल में अचानक बड़ा हो गया हो। प्यो यांग एनर्जी अब उसकी अपनी ऊर्जा का हिस्सा बन गई थी। उसकी ताकत पर्पल ब्लड के मध्य चरणों को पार कर सीधे अंतिम चरणों में पहुंच गई थी। और यह अंत नहीं था। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा बढ़ ही रही थी और पर्पल ब्लड के अंतिम चरणों की चोटी तक पहुंच गई, इससे पहले कि उसकी गति धीमी पड़ जाए। यह उसकी मजबूत नींव के कारण था। अर्जुन ने पर्पल ब्लड के मध्य चरणों में काफी समय बिताया था, इसलिए जब वह उसे तोड़कर आगे बढ़ा तो वह सीधे पर्पल ब्लड के शिखर तक पहुंच गया। जैसे ही अर्जुन का कल्टिवेशन लेवल पर्पल ब्लड के अंतिम चरण के शिखर तक पहुंचा, उसके पीछे धुंधली जलती हुई छवि उभरी। ये छवि गोल्डन क्रो की थी। ये धीरे धीरे साफ और बड़ी होती गई। इसका शरीर 10 मीटर से अधिक बड़ा हो गया और इसके पंखों का फैलाव लगभग 30 मीटर लंबा था। इस गोल्डन क्रो छवि के 3 पैर थे, इसका सिर कौवे जैसा और चोंच बाज जैसी थी। ये वैसा ही था जैसा गोल्डन क्रो की दंतकथाओं में बताया गया है। यह अर्जुन का एस्पेक्ट टोटम था, प्राचीन 3 पैर वाला गोल्डन क्रो। वह खड़ा हुआ। चूंकि उसने इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग नहीं किया था, उसके सारे कपड़े जल गए थे। अब वह मृत जंगल में नग्न खड़ा था और उसके पीछे की गोल्डन क्रो छवि अपने पंख फैलाए उड़ने को तैयार थी। यह ऐसा जीवंत एस्पेक्ट टोटम था जैसे असली गोल्डन क्रो वहीं खड़ा हो। यह एक जबरदस्त दबाव का एहसास दे रहा था। गोल्डन क्रो ने अर्जुन के पीछे खड़े होकर अपनी आंखों से चमक दिखाई। उसका शरीर लहरों की तरह जलती हुई लपटों से घिरा हुआ था। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत जब महिमा ने ग्लेशियर स्नो वुल्फ की छवि बनाई थी, वह केवल 4-5 मीटर ऊंचा था और उसका शरीर बहुत धुंधला था। वह केवल एक छाया जैसा था, असली उजाड़ जानवर जैसा नहीं। यदि ग्लेशियर स्नो वुल्फ को इस गोल्डन क्रो के सामने रखा जाए तो उनके आकार का अंतर ऐसा होगा जैसे एक छोटा चूहा और एक विशाल बाज। यह मेरा एस्पेक्ट टोटम है जो 10,000 जानवर टोटम से बना है। अर्जुन ने विशाल 3 पैर वाले गोल्डन क्रो को देखा और उसके अंदर गर्व की भावना जाग उठी। इस गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटम के साथ वह आसमान में आजादी से उड़ सकता था। 10,000 जानवर टोटम वास्तव में एक उच्च श्रेणी की टोटम रहस्यवादी तकनीक है। मैंने केवल एक प्राचीन प्रजाति को मारा और इतना शक्तिशाली एस्पेक्ट टोटम बना लिया। बेशक इसका बहुत सारा श्रेय बैंगनी क्रिस्टल को जाता है। इसके अलावा मैंने प्यो यांग आत्मा का सार भी काफी मात्रा में अवशोषित किया, ये भी एक कारण है। जब एल्डर विश्वनाथ ने अर्जुन को 3 टोटम रहस्यवादी तकनीक दिखाई थी तो उनमें से 10,000 जानवर टोटम शायद सबसे शक्तिशाली थी। हाँ, प्यो यांग आत्मा। अर्जुन ने अभी अभी बीस्ट मार्क बनाया था। हालांकि उसने प्यो यांग आत्मा का सार काफी हद तक अवशोषित कर लिया था, लेकिन उसने प्यो यांग आत्मा के शरीर को अवशोषित नहीं किया था। अर्जुन ने अपनी एनर्जी विजन खोली और चारों ओर देखा। उसे जल्दी ही गोल्डन क्रो प्रजाति के शव में छुपी हुई प्यो यांग आत्मा दिख गई। ऐसा लग रहा था कि उसमें अब कोई जीवन शक्ति नहीं बची थी। हजारों सालों तक प्यो यांग जलते हुए नरक में पोषित होकर उसमें धीरे धीरे चेतना विकसित हुई थी, लेकिन अब वह लगभग पूरी तरह से मिट चुकी थी।
अर्जुन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल में डाला और प्यो यांग आत्मा को खींच लिया। धीरे धीरे वो उसको ओर उड़ने लगी। इस समय प्यो यांग आत्मा ने पूरी तरह से प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी थी। वूश, प्यो यांग आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, सीधे बैंगनी क्रिस्टल में चली गई। अंततः ये बैंगनी क्रिस्टल के अंदर सील हो गई। ओह, यह क्या है? प्यो यांग आत्मा को बैंगनी क्रिस्टल में प्रवेश करते देख वह चौंक गया। उसने देखा कि बैंगनी क्रिस्टल पर एक चिन्ह उभर आया है। ये चिन्ह गोल्डन क्रो का था। मैंने गोल्डन क्रो बीस्ट मार्क को अवशोषित किया है और अब बैंगनी क्रिस्टल पर गोल्डन क्रो का चिन्ह है। ये वास्तव में दिलचस्प है। अर्जुन को ये बहुत आकर्षक लगा। ऐसा लग रहा था कि बैंगनी क्रिस्टल में अभी भी कई रहस्य हैं जो उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। जब प्यो यांग आत्मा को बैंगनी क्रिस्टल ने अवशोषित किया तो ये बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा से पोषित होने लगी, जिससे इसमें थोड़ा युएनची मिल गया। इसके परिणामस्वरूप ये फिर से धीरे धीरे जलने लगी। यह एक अजीब एहसास था। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर एक अतिरिक्त लौ मौजूद है। प्यो यांग आत्मा अब बैंगनी क्रिस्टल के अंदर सील हो चुकी थी। ये देख वह बेहद खुश हुआ। प्यो यांग आत्मा के बैंगनी क्रिस्टल के अंदर होने से वह लगातार उससे ताकत ले सकता था। साथ ही बैंगनी क्रिस्टल धीरे धीरे प्यो यांग आत्मा को पोषित भी करेगा, जिससे वह और मजबूत हो सके। इसके साथ अर्जुन के पास अब एक और मजबूत हथियार हो गया था। अपने कल्टिवेशन लेवल को पर्पल ब्लड के अंतिम चरणों तक पहुंचाने, गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटम बनाने और अब प्यो यांग आत्मा की अतिरिक्त ऊर्जा के साथ इस जलते हुए नरक की यात्रा ने अर्जुन की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। अगर मैं अब अर्थ रोल पर चुनौती देने की कोशिश करूं तो मेरी रैंकिंग क्या होगी? अर्जुन को इसका इंतजार था, लेकिन अभी दिव्य शहर लौटने का समय नहीं था। उसे अभी इस रहस्यमय दुनिया का पता लगाना था। उसने मुड़कर पर्वत की ऊंची चोटी की ओर देखा। वहां एक महल गर्व से खड़ा था। इसके चारों ओर फैला रहस्य उसे ऐसा महसूस करा रहा था कि इसमें स्वर्ग के समान सत्य छुपे हुए हैं। अर्जुन ने अपनी इंटरस्पेशल रिंग से कपड़े निकाले और उन्हें पहनकर जल्दी से महल की ओर बढ़ गया। ये तलवार जैसी पहाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं दिख रही थी, लेकिन जब उसने चढ़ाई शुरू की तो उसे महसूस हुआ कि यह पहाड़ी जैसे किसी जादुई शक्ति से भरी हुई थी। ऊपर चढ़ने की दूरी बढ़ती सी लग रही थी। उसे चोटी तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। चोटी पर तेज हवाएं चल रही थीं। उसने नीचे की भूमि को देखा, लेकिन उसे सब कुछ धुंध से ढका हुआ और मृत सा महसूस हुआ। महल के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा कांस्य दरवाजा था जो पूरी तरह बंद था। ये दुनिया फिर से अलग थलग हो चुकी थी। इस अज्ञात दुनिया का फ्रैगमेंट सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से काफी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन यहाँ केवल यही महल बचा हुआ था। बाकी सब समय के साथ मिट चुका था। अर्जुन ने पलटकर महल को देखा। महल की बनावट ऐसी थी जैसे कोई दिव्य तलवार आकाश को भेद रही हो। महल के चारों ओर 4 बड़े पिलर थे जिन पर नक्काशी एंग्रेविंग्स की हुई थी। अर्जुन चुपचाप उन पिलर्स के पास गया और नक्काशी को देखने लगा। इन नक्काशियों में दिखाए गए कुछ दृश्य से अर्जुन को चौंक सा गया। वहां एक दिव्य ड्रैगन को जंजीरों में बंधा हुआ दिखाया गया था। उसने महान मानव सम्राटों ग्रेट एम्परर्स को दबाया हुआ देखा और एक अद्वितीय योद्धा को पूरी दुनिया को नष्ट करते हुए देखा। इनमें एक भव्य युद्ध का दृश्य था जिसमें 2 पक्ष आपस में लड़ रहे थे। एक पक्ष आदिम उजाड़ जानवर की सवारी कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष शक्तिशाली मैजिकल वेपन्स पर सवार था। क्या इस दुनिया के पतन का संबंध इन नक्काशियों में दर्ज महान युद्ध से हो सकता है? अर्जुन हर दृश्य को ध्यान से देख रहा था और उसकी भव्यता से चकित हो रहा था। ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि ये दुनिया कितनी विशाल रही होगी। उसे लगा कि वह जो दुनिया देख रहा है वह सिर्फ महासागर में एक बूंद के समान है। यहाँ तक कि सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के ऋषि भी इस दुनिया का कितना हिस्सा देख पाए होंगे। बड़े पिलर्स को पार करने के बाद अर्जुन महल के पास पहुंचा। उसने ऊपर देखा और पाया कि महल के शीर्ष पर एक गोल्डन पट्टी थी। इस पट्टी पर लिखे शब्द मिट चुके थे। केवल कुछ लाइंस बची थीं जो एक आक्रामक आभा बिखेर रही थीं। जैसे ही वह महल के पास गया, उसे एक अजीब सी दबाव की भावना महसूस हुई। यह दबाव सिर्फ उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसकी मानसिक क्षमता पर भी था। ऐसा लगा जैसे यह अदृश्य शक्ति अर्जुन की ऊर्जा के प्रवाह और उसकी हर लाइफ एक्टिविटी को दबा रही हो। उसके दिल की धड़कनें, सांसें, ब्लड फ्लो और यहाँ तक कि उसके विचार भी धीमे हो गए। महल के प्रवेश द्वार से 300 मीटर की दूरी पर एक काले पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। यह मूर्ति लगभग 30 मीटर ऊंची थी और एक लंबे, विशाल मध्य आयु के आदमी की थी। उसके चेहरे को एक काले लाल हेलमेट ने ढका हुआ था और उसकी आंखें सितारों से भरे ब्रह्मांड की तरह गहरी लग रही थीं। उसकी पीठ पर एक तलवार थी। हालांकि वहां सिर्फ एक मूर्ति थी, लेकिन यह एक अद्वितीय योद्धा की प्राचीन, जंगली आभा फैला रही थी।
यह आभा चारों दिशाओं में और आकाश में भी फैल रही थी। मूर्ति के पीछे एक टूटा हुआ काला पत्थर का पिलर था। इस पिलर पर शब्द तलवार से उकेरे हुए लग रहे थे। शब्द इतने स्पष्ट और शक्तिशाली थे कि ऊर्जा उनमें से बाहर निकलती महसूस हो रही थी। जब अर्जुन ने इन शब्दों को पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे एक सजीव व्यक्ति अपनी तलवार पकड़े हुए उसके सामने खड़ा हो गया हो। क्या ये पत्थर का पिलर उसी मध्य आयु के व्यक्ति ने बनाया था जिसे मूर्ति दर्शाती थी? उसने पत्थर के पिलर पर लिखे शब्दों को देखा। इन शब्दों का तरीका वर्तमान में लिखे जाने वाले शब्दों से अलग था, लेकिन अर्जुन ने प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे जैसे कि सूरतगढ़ पवित्र तकनीक और 10,000 जानवर टोटम, इसलिए वह इन शब्दों को समझ पाया। पत्थर के स्तंभ पर लिखा था 7 किल स्टोन पिलर की स्थापना, मेरी इच्छा की घोषणा। भविष्य का इंतजार करते हुए, जब स्वर्ग गिरेगा, ब्रह्मांड अस्तित्वहीन होगा, मैं ही दुनिया बनूंगा, जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण, पुनर्जन्म के चक्र को नष्ट करना, हर आत्मा को पाना, मेरी तलवार बनाना, अमर खून बहाना, सभी दुष्ट राक्षसों को खत्म करना। मारो 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 मारो। ये 7 मारो शब्द थे और हर एक पिछले से ज्यादा चौंकाने वाला। 7 किल स्टोन पिलर। अर्जुन ने गहरी सांस ली। बस इन चंद लाइंस को पढ़ने से ही उसे भयंकर हत्या का इरादा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति के अंदर अनंत नफरत थी, जिसने उसे पूरे अस्तित्व को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया। ये व्यक्ति कौन था? उसने पत्थर के पिलर पर लिखा कि वह उस दिन का इंतजार कर रहा है जब आसमान गिर जाए, ब्रह्मांड खत्म हो जाए और वह खुद एक दुनिया बन जाए, जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण हासिल करे। ये कितनी भयंकर भावना है! अर्जुन अंदर ही अंदर डर गया। इस पिलर को बनाने वाला व्यक्ति अद्भुत था। उसने पत्थर के पिलर के ऊपर देखा। यह पिलर लगभग 9 मीटर मोटा था और इसकी चोटी तलवार से काटी गई थी, जिससे यह एकदम चिकनी और फ्लैट हो गई थी। जब अर्जुन पिलर के पीछे गया तो वह और भी चौंक गया। वह हमला जिसने पिलर को काटा था उस पिलर की बैकसाइड पर भी जारी था। वहां एक लंबा काला दरार था जो गहराई में बढ़ता जा रहा था। जब उसने इस दरार की ओर नीचे देखा तो वह और भी हैरान हो गया। यह हमला तलवार जैसी पहाड़ी के पीछे तक और उसकी जड़ तक पहुंच रहा था। पहाड़ी को पूरी तरह से 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। यह दरार पहाड़ी, जो हजारों मीटर ऊंची थी, के आर पार साफ कट चुकी थी। नीरस जमीन में तलवार के वार से एक घाटी बन गई थी। ये घाटी इतनी गहरी थी कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अर्जुन ने ये सब देखकर लंबे समय तक चुप्पी साधी। ऐसा लग रहा था जैसे ये टूटी हुई दुनिया इस वार से 2 हिस्सों में बंट गई हो। क्या ये संभव है कि जिसने ये शब्द पत्थर पर लिखे, उसने अपने गुस्से और नफरत के कारण यह वार किया हो, जिससे इतनी चौंका देने वाली तलवार की दरार बन गई? मेरा एक दुनिया की तरह इंतजार करो, सभी दुष्ट राक्षसों को मारने के लिए। दुष्ट राक्षस कौन थे? क्या जिसने ये तलवार का निशान छोड़ा वह उस बड़े युद्ध में हार गया था? अर्जुन ने तलवार के निशान को देखा। उसे लगा कि इसमें एक भयंकर हत्या के इरादे के साथ साथ एक अजीब शांति भी थी। अर्जुन की आंखों में दर्द होने लगा जब उसने इसे लंबे समय तक देखा। उसकी स्किन पर चुभन महसूस होने लगी। उसकी मांसपेशियां अनायास खींचने लगीं। जितना अधिक वह इसे देखता, तलवार के निशान के अंदर की स्वॉर्ड इंटेंट, तलवार की भावना उतनी ही स्पष्ट हो जाती। इससे अर्जुन अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह स्वॉर्ड इंटेंट, जो इस तलवार के निशान में छिपी थी, लाखों सालों बाद भी इतनी पावरफुल थी। अर्जुन ने अपने प्योर यांग एनर्जी का यूज कर इस भावना को शांत किया। इतने लंबे समय के बाद भी ऐसी शक्ति। तब इस हमले की ताकत दिव्य जंगल को पूरी तरह से काट सकती थी। उसने गहरी सांस ली। यह अस्तित्व उसकी समझ से परे था। वह तलवार के निशान को छोड़कर महल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। महल के विशाल दरवाजे पर कोई सजावट नहीं थी। जैसे जैसे अर्जुन दरवाजे के पास गया, उसे तलवार की ऊर्जा महसूस हुई जो उसके शरीर को काटने वाली थी। अर्जुन ने अपने आप को संभालते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा धकेल पाता, एक चमक ने उसे खींच लिया। वह सीधे महल के अंदर पहुंच गया। महल की दीवारें मंद थीं। जमीन काले अनजान पत्थरों से ढकी थी। सबसे पहले उसकी नजर एक तलवार पर पड़ी जो जमीन में धंसी हुई थी। यह तलवार बहुत पुरानी थी। इसकी धार जंग से ढकी थी और तलवार की ब्लेड में दरारें थीं। ये टूटी हुई है, उसने आह भरी। ये निश्चित रूप से एक यूनिक तलवार थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी दरारों ने इसकी पवित्रता को खत्म कर दिया था। वह धीरे धीरे तलवार के हैंडल को पकड़ने के लिए बढ़ा। उसी समय उसने देखा कि उसके पास एक काली छाया खड़ी है। वह तुरंत पीछे हट गया और अपनी 1000 आर्मी सेबा बाहर खींच ली। उसकी आंखें फोकस हुईं। वह काली छाया हिली नहीं।
इसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं था, लेकिन ये जलती हुई लौ जैसी थी। यह एक काले लिबादे में लिपटी हुई थी और उसके नीचे केवल 2 लाल आंखें चमक रही थीं। तुम कौन हो? अर्जुन ने सोचा कि यह कोई अनजान जीव है, जैसे 7 किल्स पिलर पर वर्णित दुष्ट राक्षस। लेकिन उसने जल्दी ही महसूस किया कि इस काली छाया का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। कितना समय हो गया है जब कोई यहां अंदर आया है? काली छाया ने कहा, मैं एक तलवार आत्मा हूं। मैंने अपने मास्टर के साथ अनगिनत युद्ध लड़े। अब मेरा शरीर नष्ट हो गया है, केवल आत्मा शेष है। अर्जुन को यह सुनकर समझ आया कि वह एक अनोखे अवसर पर यहां पहुंचा है। मैं अब अपनी गहरी नींद में लौट रहा हूं। इस बार मैं और गहरी नींद में जाऊंगा और मुझे नहीं पता कि मैं फिर से कब जागूंगा। चूंकि तुमने प्योयांग तलवार महल में प्रवेश किया है, इसका मतलब है कि तुम्हारा और मेरा कोई भाग्य संबंध है। ये टूटी हुई तलवार तुम्हारी है। तुम कभी भी यहां से जा सकते हो। तुम प्योयांग तलवार महल में ट्रेनिंग भी ले सकते हो। तुम्हारे पास प्योयांग बॉडी है, इसलिए तुम्हें यहां पर साधना करने में आसानी होगी। काली छाया तलवार आत्मा के ये बातें कहने के बाद उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। अर्जुन अब हॉल में अकेला खड़ा था। छी छी छी, कुछ हल्की आवाजों के साथ टूटी हुई तलवार, जो पहले जमीन में गड़ी हुई थी, धीरे धीरे बाहर निकली और जमीन पर गिर गई। जंग लगी हुई इस टूटी तलवार को देखकर अर्जुन थोड़े असमंजस में पड़ गया। उसने जलते नरक में अपनी जान जोखिम में डालकर प्रवेश किया, बोर्ड गेम सरनी तोड़ी और इस टूटे हुए महल में प्रवेश किया। लेकिन वह महल के भीतरी क्षेत्रों में नहीं जा पाया और सिर्फ ये टूटी तलवार हासिल कर पाया, जो देखने में बहुत खराब हालत में थी। हालांकि अर्जुन जानता था कि जब काली छाया तलवार आत्मा ने उसे यह टूटी तलवार दी है, तो यह साधारण चीज नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है कि इसमें असाधारण क्या है? अर्जुन ने टूटी तलवार को उठाया और उसका निरीक्षण किया। तलवार की धार कहीं से भी तेज नहीं थी और यह काफी वीक लग रही थी। प्राचीन महान योद्धाओं की तलवारें करोड़ों सालों के बाद भी मजबूत रहती थीं। भले ही उनकी धार तेज न हो, लेकिन वे अब भी 1000 आर्मी सेबर से मजबूत होनी चाहिए। अर्जुन ने अपने हाथ में 1000 आर्मी सेबर को देखा और एक आह भरी। ये सेबर काफी समय से उसके साथ थी, लेकिन गोल्डन क्रो प्रजाति के साथ लड़ाई में ये टूट गई थी। 6 फुट लंबी सेबर में से अब सिर्फ 3 फुट बची थी। जब वह दिव्य शहर लौटेगा तो उसे नई तलवार लेनी पड़ेगी। ये सेबर कह सकते हैं कि उसने काफी योगदान दिया है। टूटी तलवार हाथ में लिए हुए अर्जुन ने तलवार के ब्लेड को अपनी उंगलियों से महसूस किया। उसे ब्लेड की खुरदरी बनावट का अनुभव हुआ, जिससे उसे स्पिरिचुअल चेंज का एहसास हुआ। काली तलवार आत्मा ने मुझे एक तलवारबाज के रूप में नहीं, बल्कि एक तलवार चलाने वाले के रूप में देखा। उसे लगता है कि मैं तलवार महल के मालिक की स्वॉर्ड इंटेंट नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। अगर अभी नहीं समझ सका तो धीरे धीरे इसे भविष्य में समझ लूंगा। टूटी तलवार हाथ में लिए हुए अर्जुन प्योयांग तलवार महल से बाहर चला गया। अब वह एक पहलू में तलवार महल के मालिक के करीब था। दोनों प्योयांग लॉस का अभ्यास करते थे। इसी वजह से यह टूटी हुई दुनिया उल्कापिंड घाटी नामक प्योयांग भूमि में खुली थी। जहां तक तलवार और सेबर के अंतर की बात है, अर्जुन को इसमें खास फर्क नहीं लगता था। तलवार और सेबर दुनिया के सबसे सामान्य हथियार थे। जब उसने पहली बार 1000 आर्मी सेबर चुना तो यह इसलिए था क्योंकि यह तलवार देखने में काफी शक्तिशाली लगती थी, न कि किसी खास जुड़ाव की वजह से। तलवार चलेगी, सेबर भी चलेगी। अर्जुन के लिए दोनों बराबर थे। ट्रूथ ऑफ लॉस पढ़ने के बाद अर्जुन को समझ आया कि चाहे तलवार की सच्चाई हो या सेबर की सच्चाई, ये सभी हथियारों के मार्ग की शाखाएं हैं। और हथियारों का मार्ग 3000 महान मार्गों में से एक प्रमुख श्रेणी है। मार्शल आर्ट्स के चरम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक महान मार्ग पर चलना बहुत नैरो है। अगर उसके पास क्षमता हो तो जितने अधिक महान मार्ग वह सीखेगा, वह स्वर्गीय मूल के मार्ग के उतना ही करीब पहुंचेगा। जब वह बाद में एक महान सम्राट बनेगा तो उसकी ताकत और भी अधिक होगी। अगर मैंने अपने सेबर के साथ साथ तलवार की सच्चाई भी सीखी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर अर्जुन तलवार महल के मालिक द्वारा छोड़े गए 7 किल्स पिलर के सामने चला गया। आगे देखते हुए बड़ी तलवार का निशान ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देगा। अर्जुन ने जंग लगी तलवार को तिरछा पकड़ते हुए टूटे ब्लेड के साथ तलवार के निशान को हवा में खींचा। इसी समय उसने बैंगनी क्रिस्टल की एनर्जी विजन भी खोली। एनर्जी विजन में अर्जुन ऊर्जा प्रवाह के सोर्स को सीधे देख सकता था। सेबर टून में उसने एनर्जी विजन का इस्तेमाल करके सेबर ट्रूथ के 32 शब्दों के मैं सोर्स को देखा था। आज वह यहां भी वही कर रहा था। बैंगनी क्रिस्टल बहुत ही अद्भुत चीज थी।
अर्जुन के अनुसार भले ही काली तलवार आत्मा के पास असाधारण दृष्टि थी, लेकिन वह बैंगनी क्रिस्टल के एग्जिस्टेंस का पता नहीं लगा सकी। इस तरह की दिव्य वस्तु का लेवल अर्जुन की कल्पना से परे था। बैंगनी क्रिस्टल के विजन में सारी बाहरी चीजें गायब हो गईं। 7 किल्स पिलर पर हर किल शब्द साधारण आंखों से एक जैसा दिखता था, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल की एनर्जी विजन में वे पूरी तरह से अलग थे। तलवार महल के मालिक ने अपना स्वॉर्ड इंटेंट 7 किल्स पिलर पर खुदाई करते समय लिखा था। हर किल शब्द अलग स्वॉर्ड इंटेंट का प्रतीक था, जिसमें अलग अलग तलवार के महान मार्ग का कानून लिखा गया था। हालांकि अर्जुन प्योयांग महल में प्रवेश नहीं कर सका और महल के मालिक की विरासत प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन 7 किल्स पिलर अपने आप में एक खजाना था। लेकिन तलवार महल का लेवल अर्जुन की कल्पना से भी परे था। 7 किल्स पिलर में छोड़ा गया स्वॉर्ड इंटेंट उसके समझने के लिए बहुत कठिन था, भले ही वह उसकी रूट सीधे देख रहा था। शायद ये तलवार ट्रूथ्स का सबसे ऊंचा लेवल था। अर्जुन 7 किल्स पिलर और उस चौंकाने वाले तलवार के निशान के सामने एक दिन और रात तक बिना हिले खड़ा रहा, तलवार ट्रूथ की रूट्स पर विचार करता रहा। हालांकि उसका लेवल बहुत कम था, वह इसका केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही समझ पाया। जब अर्जुन की युएनची खत्म हो गई, तब उसने अपनी आंखें खोली और 7 किल्स पिलर से दूर चला गया। 7 किल्स पिलर के सामने खड़ा होना उसकी दृढ़ता की परीक्षा थी। अर्जुन को स्वॉर्ड इंटेंट द्वारा उत्पन्न दबाव का सामना करने के लिए लगातार अपनी प्योयांगची को संचालित करना पड़ रहा था। इस समय वह बहुत थका हुआ था और अब तक 7 किल्स पिलर की तलवार ट्रूथ पर विचार करने से उसने जो समझा वह बहुत सीमित था। यह एक ऐसा महान मार्ग था जो पीक लेवल तक पहुंच गया था। इसे चढ़ना बेहद मुश्किल था। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। वह जानता था कि मार्शल आर्ट्स का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने के लिए अकल्पनीय अकेलेपन को सहन करना पड़ता है। कई विशेषज्ञ दशकों तक एकांत साधना में जा सकते हैं। इतनी लंबी अवधि तक जब किसी को अकेले एक रूम में बैठना होता है, तो वह अकेलापन किसी को पागल कर सकता है। हालांकि मार्शल आर्ट्स का पीछा इस अकेलेपन को कम कर सकता है। और जो चीज अर्जुन को समर्थन दे रही थी, वह 7 किल्स पिलर में तलवार ट्रूथ था। अर्जुन प्योयांग तलवार महल वापस लौट आया। तलवार महल में केवल 2 स्थान ऐसे थे जहां वह जा सकता था, एक हॉल और दूसरा ट्रेनिंग रूम। जब वह ट्रेनिंग रूम में गया तो उसे यह समझ में आया कि काली तलवार आत्मा ने क्यों कहा कि यह प्योयांग तलवार महल उसके लिए एक साधना का खजाना है। ट्रेनिंग रूम में प्योयांग सरनी लाखों वर्षों के बाद भी नहीं टूटी थी। यह अब भी स्वर्ग और धरती की युएनची को एकत्र कर सकती थी। रूम का यांगची आश्चर्यजनक रूप से शुद्ध था। यहाँ साधना करना आधा मेहनत और 2 गुना परिणाम जैसा था। इसके अलावा ट्रेनिंग रूम में ध्यान के लिए पत्थर का मंच भी एक खजाना था। उस पर बैठते ही अर्जुन को अपने मन में क्लियरिटी और शरीर की युएनची को तेजी से संचालित करने का अनुभव हुआ। ये ट्रेनिंग रूम केंद्रीय दिव्य टॉवर के रूम से भी बेहतर था। अर्जुन ने प्योयांग तलवार महल में लंबे समय तक रहने का फैसला किया। उसने यहां आने से पहले केंद्रीय दिव्य टॉवर के 69वें मंजिल पर अपने निवास से अस्थायी रूप से चेकआउट कर लिया था। केंद्रीय दिव्य टॉवर के निवास इंस की तरह थे। इनका किराया दिन के हिसाब से लिया जाता था। भले ही कोई पहले से ड्रैगन स्केल रून्स देकर भुगतान कर दे, अगर कोई वहां न रह रहा हो तो रून्स वापस लिए जा सकते हैं। अब अर्जुन को लगा कि उसे भविष्य में प्योयांग तलवार महल में अक्सर आना चाहिए। उसे केंद्रीय दिव्य टॉवर की अब ज्यादा जरूरत नहीं थी। उसने यहाँ 6 महीने के लिए रुकने के किया था, जो शायद दिव्य शहर में उसके 6 साल के लिए पर्याप्त होगा। इस टूटे हुए संसार में भी दिन और रात होते थे। हर दिन वह 7 किल्स पिलर के सामने खड़ा होकर स्वॉर्ड इंटेंट पर विचार करता। रात में वह महल के कक्ष में ध्यान लगाता। जब वह भूखा होता तो वह अपनी इंटरस्पेशल रिंग में रखे खाने और पानी का उपयोग करता। दिव्य जंगल में यात्रा करते समय उसने बहुत सारा उजाड़ जानवर मीट इकट्ठा किया था। यह उसके खाने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार अर्जुन ने अपने मार्शल आर्ट्स करियर के पहले लंबे समय तक चलने वाले एकांत साधना की शुरुआत की। वह अपनी कल्टिवेशन लेवल को मजबूत करना और अपनी तलवार और सेबर की डुअल कल्टिवेशन के लिए नींव तैयार करना चाहता था। बसंत बीता और शरद ऋतु आ गई। समय बीतता गया और अर्जुन को ये भी नहीं पता चला कि कितना समय बीत चुका है। उसे केवल इतना पता था कि उसके बल लगातार बढ़ रहे थे। उसकी लंबाई भी तेजी से बढ़ रही थी। 13-14 साल की उम्र के बीच के बच्चे की लंबाई तेजी से बढ़ती है। क्लाउड वाइल्डनेस में कुपोषण के कारण उसका शारीरिक विकास धीमा था, लेकिन अब उजाड़ जानवर मीट और बोन रेलिक्स खाने से उसे भरपूर पोषण मिल रहा था, जिससे उसकी लंबाई दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अर्जुन ने अचानक महसूस किया कि जो कपड़े वह अपने साथ लाया था वे अब छोटे हो गए थे। अचेतन रूप से वह एक वयस्क आदमी की ऊंचाई तक पहुंच गया था।
वह वयस्क आदमी में भी औसत से ऊपर था। उसका शरीर और भी मजबूत हो गया था और उसकी मांसपेशियां वेल फॉर्म्ड लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं थीं। केवल उसका चेहरा ही था जिसमें अभी भी थोड़ा बचपना दिखता था, लेकिन पीछे से देखने पर वह पूरी तरह से एक वयस्क आदमी जैसा दिखने लगा था। हालांकि वह 7 किल्स पिलर में मौजूद स्वॉर्ड इंटेंट को पूरी तरह से नहीं समझ सका, लेकिन लंबे समय तक स्वॉर्ड इंटेंट के संपर्क में रहने से वह इसके प्रभाव को फील करने लगा था। धीरे धीरे अर्जुन को सूरतगढ़ पवित्र तकनीक का उपयोग करके स्वॉर्ड इंटेंट का सामना करने की आवश्यकता नहीं रही। अचेतन रूप से तलवार महल के मालिक द्वारा छोड़े गए इस चौंकाने वाले तलवार वार का आकर्षण बैंगनी क्रिस्टल के साथ मिलकर उसकी स्पिरिचुअल सी में धीरे धीरे अंकित हो गया। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अब भले ही अर्जुन ऐसा स्वॉर्ड इंटेंट बाहर नहीं निकाल सकता था, लेकिन उसने स्वॉर्ड इंटेंट में मौजूद लॉस की संरचना को गहराई से याद कर लिया था। उसे लगा कि अब उसके लिए लौटने का समय आ गया है। उसने अब इतने समय बाद दिव्य शहर वापस लौटने की योजना बनाई। दिव्य शहर के केंद्रीय दिव्य टॉवर के नीचे तलवार कब्र भी थी, सेबर कब्र के अलावा। अर्जुन अब सुनिश्चित था कि तलवार और सेबर कब्र का स्तर प्यो यांग तलवार महल से कम था। तुलनात्मक रूप से तलवार की कब्र में मौजूद लॉस प्यो यांग तलवार महल की तुलना में समझने में आसान होने चाहिए। तलवार की कब्र में प्रवेश करके वह तलवार की नींव तैयार कर सकता था और फिर प्यो यांग तलवार महल लौटकर वहां छोड़े गए स्वॉर्ड इंटेंट को समझ सकता था। तब शायद वह अपने स्वॉर्ड इंटेंट का उपयोग करके प्यो यांग तलवार महल में प्रवेश कर सके। क्या पता फिर वह इस जगह को रिफाइन अपने नियंत्रण में ले सकता था। इसकी कल्पना मात्र से ही अर्जुन का खून जोश से भर गया। इस महल के खजाने का लेवल उसकी कल्पना से बहुत अधिक था। वह इसे बड़ा या छोटा कर सकता था, इसे अपने शरीर के अंदर रख सकता था। यह उड़ सकता था और जमीन में सुरंग बना सकता था। इसे एक स्पिरिचुअल वेसल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर वह वास्तव में इस तरह के महल पर नियंत्रण पा लेता तो दिव्य जंगल पार करना बेहद आसान हो जाता। आपको जानना चाहिए कि दिव्य जंगल को पार करने के लिए सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले हवाई जहाज एयरशिप्स को 10 से अधिक मानव लॉर्ड्स के सहयोग की आवश्यकता होती थी, जो हवाई किले एरियल फोर्ट्रेस को शक्ति देते थे। जिस दिन अर्जुन निकला, काली तलवार आत्मा अभी भी गहरी नींद में थी। वह इस बात से परेशान नहीं हुई, न ही उसने अर्जुन के इस समय के दौरान किए गए कार्यों पर सवाल उठाया। काली तलवार आत्मा के लिए अर्जुन जैसा युवा उसकी परवाह करने के लायक नहीं था, क्योंकि आत्मा के पास ज्यादा जीवन काल नहीं बचा था। अर्जुन ने अपनी चीजें पैक की और तलवार महल के पहाड़ से कूद गया। जैसे ही वह बड़े कांस्य दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुल गया। इस प्रकार वह सफलतापूर्वक जलते नरक में लौट आया। इतने लंबे समय के बाद जिसने अर्जुन ने जलते नरक में प्रवेश किया और जो अर्जुन उसे छोड़ रहा था, वे दोनों पूरी तरह से अलग थे। चाहे वह उसकी शक्ति हो या उसकी मानसिकता, ये कहा जा सकता है कि अर्जुन का पुनर्जन्म हो चुका था। सर्दी की शुरुआत में सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में पहली बर्फ गिरी। अर्जुन के दिव्य शहर छोड़ने के 10 महीने हो चुके थे। अर्जुन के साथ दिव्य शहर में आए कल्टिवेटर अब दूसरे साल के हो चुके थे और नए बैच के सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से आए कल्टिवेटर 3 महीने पहले दिव्य शहर में आ चुके थे और उन्होंने अपनी शुरुआती नौकरियां पूरी कर ली थीं। अब समय था इन नए कल्टिवेटर्स के रुकी रैंकिंग कंपटीशन का। इस बार के रुकी रैंकिंग कंपटीशन के इनाम पिछले वाले से 100% ज्यादा बेहतर थे। इसका मुख्य कारण था कि दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड का बर्थडे आ रहा था। दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड जैसे व्यक्ति का हर 100 साल में एक बार बर्थडे बैंक्वेट होता था और उनके बर्थडे पर वो शायद अपनी रिक्लूसिव ट्रेनिंग में हो या किसी रूइंस की खोज में। कई कारणों से बर्थडे बैंक्वेट नहीं मनाया जाता था। असल में वर्तमान सिटी लॉर्ड काफी रहस्यमय थे। पिछले कुछ सदियों में वो शायद ही दिखाई दिए हों और किसी बर्थडे बैंक्वेट की घोषणा भी नहीं की थी। जब उन्होंने अचानक अपने बर्थडे बैंक्वेट की घोषणा की तो ये सबके लिए चौंकाने वाला था। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि इसके पीछे कोई खास कारण हो सकता है। हालांकि ये सब ऊपरी स्तर के लोगों के सोचने की बातें थीं। दिव्य शहर के बाकी कल्टिवेटर्स के लिए यह निश्चित रूप से खुशी की खबर थी। ऐसे लेजेंडरी व्यक्ति के बर्थडे बैंक्वेट में शामिल होना और इस तरह की घटना को देखना एक बड़ी प्रिविलेज थी। और बर्थडे सेलिब्रेशंस के दौरान दिव्य शहर के कई रिसोर्सेज पर छूट और रिवॉर्ड्स बढ़ा दिए जाते थे। ये सबसे उपयोगी लाभ थे। जिन रुकीज ने रुकी रैंकिंग कंपटीशन में उच्च स्थान प्राप्त किया, उन्हें सिटी लॉर्ड के बर्थडे सेलिब्रेशन से सबसे ज्यादा फायदा हुआ। पहला स्थान पाने के लिए सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल दिखाए। अब यह तय करने की लड़ाई थी कि सबसे अच्छा रुकी कौन है। अंतिम मुकाबला एक लड़के और एक लड़की के बीच था। लड़के का नाम मनन सिन्हा था।
वह किसी बहुत बड़े परिवार से नहीं था, बस एक औसत नोबल परिवार का था। और लड़की डिया रेड्डी एक प्रमुख परिवार से थी और वास्तव में वह एक स्वर्ग की बेटी मानी जाती थी। दोनों की उम्र 13 साल थी। उनके मुकाबले को देखने के लिए कई सीनियर कल्टिवेटर्स भी आए थे। अंकुर और महिमा भी दर्शकों में मौजूद थे। उनके अरेना में प्रवेश करते ही लोगों ने उन्हें पहचान लिया था। अंकुर और महिमा ने एक साल के अंदर हेवन रोल के टॉप 1000 में जगह बनाई थी। खासकर महिमा, जिसने अपने पहले साल के अंत में अर्थ रैंकिंग में 890वां और हेवन रैंकिंग में 860वां स्थान प्राप्त किया। दिव्य शहर के रुकी के रूप में पहले साल में हेवन और अर्थ रोल्स के टॉप 1000 में पहुंचना एक बड़ी बात थी। ये पूरे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में हलचल मचाने के लिए काफी था। और महिमा ने दोनों रोल्स में टॉप 900 में जगह बनाई। ये और भी आश्चर्यजनक था। इस बैच के दिव्य शहर के रुकीज के लिए उनकी सीनियर बहन महिमा तंवर एक लेजेंडरी व्यक्ति थी। उन्होंने यूएन फाउंडेशन रेल्म से पहले एस्पेक्ट टोटम को तैयार किया था और उनके लॉस की समझ उनके समकालीन योद्धाओं से कहीं आगे थी। महिमा के आसपास की इतनी सारी उपलब्धियों ने कई रुकीज को उनका प्रशंसक बना दिया था। महिमा और अंकुर की उपस्थिति ने काफी हलचल मचा दी। रुकीज ने उनके लिए जल्दी से रास्ता बना दिया। मनन सिन्हा और दिया रेड्डी भी दोनों की प्रशंसा करते थे। हालांकि वे प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे जानते थे कि अंकुर और महिमा की तुलना में वे अभी पीछे हैं। उन्होंने ये भी सुना था कि पिछली रूकी रैंकिंग कंपटीशन में चैंपियन महिमा नहीं थी। यह एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन शेखावत। लेकिन अर्जुन एक रैश टीनेजर था और वह अकेले उल्कापिंड घाटी के गिरता हुए सितारा द्वार के फॉरबिडन लैंड्स में प्रशिक्षण के लिए चला गया। इसके बाद वह गायब हो गया। कहा जाता है कि दिव्य शहर के एल्डर विश्वनाथ ने भी अर्जुन को खोजने के लिए गिरता हुआ सितारा द्वार में प्रवेश किया था, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। अब तक अर्जुन 10 महीने से लापता था। असल में कल्टिवेटर की आइडेंटिटी टोकन केवल व्यक्ति की पहचान, ड्रैगन स्केल रून्स और डेसिलेट बीस्ट्स को मारने से अर्जित अंकों को ही रिकॉर्ड नहीं करती, बल्कि उनका स्थान भी बताती थी। लेकिन जगह की खोज करने के बाद भी अर्जुन नहीं मिला। इसलिए ये संभावना थी कि अर्जुन की आइडेंटिटी टोकन गिरता हुआ सितारा द्वार में नष्ट हो गई। यह आइडेंटिटी टोकन एक साधारण जादुई वस्तु मानी जाती थी और यह इतनी मजबूत नहीं थी। गिरता हुआ सितारा द्वार के भीतर की प्यो यांग फ्लेम्स के कारण ये नष्ट हो सकती थी। इसलिए अर्जुन की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। कुछ लोगों का मानना यह भी था कि अर्जुन मर चुका है। दिव्य शहर के नियमों के अनुसार जो व्यक्ति 1 साल तक गायब रहता है उसे मृत मान लिया जाता है। इतिहास में ऐसे सुपर पागल लोग थे जो दिव्य जंगल में लगभग 1 साल तक प्रशिक्षण करते रहते थे। कुछ लोगों को शुरू में मृत समझ लिया जाता था, लेकिन वे सुरक्षित रूप से लौट आते थे। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम होती थीं। फिर भी वो लोग अर्जुन जैसे नहीं थे। महिमा और अंकुर से मिली जानकारी के अनुसार अर्जुन ट्रेनिंग के लिए गिरता हुआ सितारा द्वार में गया था, लेकिन वहां इतने लंबे समय तक ट्रेनिंग करना बहुत ही खतरनाक था। इसीलिए कई लोग मानते थे कि अर्जुन के बचने की संभावना बहुत कम है। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में केवल उन्हीं प्रतिभाशाली योद्धाओं पर ध्यान दिया जाता था जिन्हें ट्रेन किया जा रहा था। जो गुम हो जाते थे या मर जाते थे उन्हें लोग जल्दी ही भूल जाते थे। इसीलिए केवल महिमा, अंकुर और दूसरे साल के कल्टिवेटर्स को अर्जुन की पुरानी उपलब्धियां याद थीं। नई बैच के कल्टिवेटर्स को तो अर्जुन का नाम भी नहीं पता था, और अगर उन्होंने सुना भी होगा तो बस एक कहानी की तरह। मुकाबला शुरू हुआ। मनन सिन्हा और दिया रेड्डी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। दोनों ने शानदार लड़ाई की। दोनों ही अर्थ रोल के टॉप 4000 में थे। ये मुकाबला तय करने वाला था कि कौन रूकी चैंपियन बनेगा। लड़ाई तेज हो गई। इस दौरान महिमा का ध्यान लड़ाई पर नहीं था। क्या हुआ महिमा, क्या तुम अर्जुन के बारे में सोच रही हो? अंकुर ने पूछा। हाँ, महिमा ने सिर हिलाया। वो यहाँ इस मुकाबले को देखने नहीं आई थी। मनन सिन्हा और दिया रेड्डी उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। वो यहाँ सिर्फ अर्जुन के साथ अपने पिछले साल के मुकाबले को याद करने आई थी। वो लड़ाई उसकी जिंदगी की सबसे यादगार लड़ाई थी। महिमा ने कहा, अगर अर्जुन उस समय हमारे साथ नहीं होता तो हम उल्कापिंड घाटी में मर चुके होते। ब्लू ब्लड एप और उस गहरे तालाब में अजीब मछलियों ने हमें घेर लिया था। अर्जुन ने हमें 2 बार बचाया। किसने सोचा था कि हम सुरक्षित लौट आएंगे, लेकिन अर्जुन गायब हो जाएगा। एल्डर विश्वनाथ भी मानते हैं कि अर्जुन के साथ कुछ हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। शायद वो किसी कारण से वापस नहीं आया है। अंकुर ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई अर्जुन ऐसा व्यक्ति है जिसे किस्मत का सहारा है। वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी टोकन से संपर्क टूट जाने की वजह से सब चिंतित हैं। हमें बस प्रार्थना करनी चाहिए। ... दिव्य शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक दलदल के पास
ये ब्लैकवाटर दलदल नहीं था, बल्कि एक ऐसा इलाका था जहां केवल कमजोर उजाड़ जानवर थे। यहाँ आमतौर पर रुकीज ही ट्रेनिंग करते थे। ये रुकीज की पहली ट्रेनिंग थी। वो दलदल में उजाड़ जानवरों का शिकार कर रहे थे। टीम के एक सदस्य ने कहा, लीडर देखो वहां एक आदमी आ रहा है। दलदल के किनारे एक युवक अपनी तलवार हाथ में लिए चलता हुआ आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए और पुराने थे, बाल लंबे और बेतरतीब थे। उसकी तलवार भी टूटी हुई थी। टीम के सदस्य उसे देखकर सतर्क हो गए। तुम कौन हो? 7 लोगों ने अपने हथियार तैयार करते हुए पूछा। युवक ने मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। हेलो, मैं बस पूछना चाहता हूं कि अभी कौन सा साल और महीना है। टीम हैरान रह गई। क्या ये सच में कोई बार्बेरियन है? उसने सबसे पहले साल और महीना पूछा। यह 68, 7th डे ऑफ द विंटर मंथ। ओह, इसका मतलब है 7 नवंबर। मैंने प्योयांग तलवार महल में इतनी लंबी ट्रेनिंग की। ये यूं ने लंबी सांस ली। टीम लीडर ने फिर पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं दिव्य शहर का कल्टिवेटर हूं। कल्टिवेटर? टीम चौंक गई। वो युवक बहुत ही बुरी हालत में था। टीम लीडर ने सलाह दी, भाई, उजाड़ जानवरों ने तुम्हें घेर लिया होगा। अगली बार बेहतर तैयारी करना। ज्यादा मैजिकल आइटम्स लेकर जाना। ये जीवन बचा सकते हैं। इन्हें खरीदने में कंजूसी मत करना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। मैं शहर वापस जा रहा हूं। फिर मिलेंगे। शहर लौटने की खुशी में अर्जुन ने राहत महसूस की। प्योयांग तलवार महल में 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो अब पर्पल ब्लड रेल्म के चरम पर पहुंच चुका था। अब उसका अगला लक्ष्य यूएन फाउंडेशन बनाना था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।